नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, तो बिल्कुल आपको पता होगा कि हम अंकित भाटी सर की जो एसएससी जीडी के लिए बुक आई हैं, उस बुक को हम सॉल्व कर रहे हैं। अब बात करते हैं दोपहर 12 बजे जो हमारी क्लास होती है वह सामान्य ज्ञान की होती है। सामान्य ज्ञान में बात करें तो हमने जो टॉपिक इस समय हमारा चल रहा है वह वर्ल्ड ज्योग्राफी का है। इससे पहले हमने हिस्ट्री कंप्लीट कर दिया है। ज्योग्राफी में बात करें तो इंडियन ज्योग्राफी के जितने भी क्वेश्चन थे उसको अपलोड कर दिया गया है। आज से हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी रहेगा, जिसमें हम बात करते हैं तो एक प्रश्नों की संख्या की बात करें, टोटल प्रश्न 60 या 65 दिए गए हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी से। और अगर बात करते हैं तो आज हमारा जो प्रश्न रहेगा 1 से लेकर के 30 प्रश्न इस वीडियो में शामिल रहेंगे। हालांकि अगर बात करते हैं तो बुक में जो क्वेश्चन शुरू रहेगा वह 133 से शुरू होगा। ठीक है। अगर हम बात करें, पिछला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं, या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां से भी आपको वीडियो मिल जाएगा, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। अगर बात करते हैं सभी बुक का आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम प्रश्न शुरू करते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी में बात करते हैं तो 133 से हमारा प्रश्न शुरू होता है। 133 वाला प्रश्न आपसे पूछा गया है। देखिए, 133 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि पृथ्वी की वायुमंडल की पहली परत क्या है। पृथ्वी के वायुमंडल की पहली परत क्या हो जाएगी, तो आप कहेंगे पहली परत जो है क्षोभ मंडल है। ठीक है, क्षोभ मंडल जो है पहली परत है, और मौसम की जितनी भी घटना होती हैं वह क्षोभ मंडल में ही होती हैं। अब बात करते हैं यह स्थल से कितनी ऊंचाई पर पाई जाती हैं क्षोभ मंडल, तो आप कहेंगे 13 से 14 किलोमीटर के अंदर पर पाई जाती हैं। समताप मंडल की बात करते हैं तो समताप मंडल जो है स्थल से बात करते हैं, यह होता है 50 किलोमीटर की दूरी पर, और इसमें जो है मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती हैं, इसलिए जहाज़ जो होते हैं, वायुयान होते हैं, वह समताप मंडल में उड़ान भरते हैं। ठीक है, हमसे पूछा गया था कि वायुमंडल की पहली परत क्या होती है, तो आप कह सकते हैं कि क्षोभ मंडल होता है। देखिए, व्याख्या के रूप में आपसे बताया गया है कि क्षोभ मंडल का अन्य नाम क्या है, तो आप कह सकते हैं विक्षोभ मंडल भी कहते हैं क्षोभ मंडल को ही। क्षोभ मंडल की ऊंचाई की बात करते हैं लगभग 13 किलोमीटर होती है। ध्रुवों के पास जो है 8 किलोमीटर होती है, तथा विषुवत वृत्त से लगभग 18 किलोमीटर दूर होती है। मौसम संबंधी घटनाएं क्षोभ मंडल में ही होती हैं। ठीक है, अभी हमने बताया है। कह रहा क्षोभ मंडल में जेट स्ट्रीम की धाराएं प्रवाहित होती हैं। भूमध्य रेखा के ऊपर क्षोभ मंडल जो क्षोभ सीमा का तापमान होता है -80 सेल्सियस होता है। ठीक है, समताप मंडल की बात कर रहा है। देखिए, समताप मंडल क्या होता है, तो इसकी ऊंचाई 50 किलोमीटर होती है। मौसम संबंधी घटनाएं इसमें नहीं शामिल होती हैं, इसीलिए जो जहाज वायुयान होते हैं वह उड़ान कहाँ भरते हैं, तो आप कहेंगे समताल मंडल में उड़ते हैं जहाज वगैरह। ठीक है, तो चलिए आगे की बात करते हैं। अब देखिए, दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा है कि अभी उसी में है, ओजोन परत समताप मंडल का ही भाग है। ओजोन परत पूछ लिया जाएगा किसका भाग है, तो आप कहेंगे समताप मंडल का ही भाग है। कह रहा है कि ओजोन परत की मोटाई जो है डबसन इकाई में मापा जाता है। ओजोन परत की मोटाई जो होती है किस इकाई में मापा जाता है, तो आप कहेंगे डबसन इकाई में मापा जाता है। मध्य मंडल की बात करते हैं तो मध्य मंडल होता है, इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 50 से 80 किलोमीटर के बीच में होती है। अब बात करते हैं इस मंडल की न्यूनतम तापमान की सीमा जो है मोसोपाज कहते हैं। इस मंडल की न्यूनतम तापमान की सीमा को मोसोपाज। मध्य की बात करते हैं। अब देखिए, 34 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि भारत एशिया के किस भाग में स्थित है। भारत जो है एशिया के किस भाग में स्थित है, तो आप कहेंगे उत्तरी एशिया में है, दक्षिणी एशिया में, पूर्वी एशिया में, पश्चिमी एशिया में। एशिया की दृष्टि से देखा जाए तो भारत जो हो जाएगा वह दक्षिण एशिया में स्थित है। ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, व्याख्या के रूप में बताया गया है, एशिया को बेरिंग जल संधि उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। एशिया को कौन जल संधि अलग करती है उत्तरी अमेरिका से, तो आप कहेंगे बेरिंग जल संधि अलग करती है।
यह अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर स्थित है। विश्व की सबसे गहरी झील जो बैकाल झील है, यह कहाँ स्थित है? तो आप कहेंगे रूस में स्थित है। विश्व की सबसे गहरी झील कौन है? बैकाल झील है। स्थित कहाँ है? तो आप कहेंगे रूस में स्थित है। कह रहा है विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर जो एशिया में ही स्थित है। कैस्पियन सागर कहाँ स्थित है? एशिया में स्थित है। यूराल पर्वत एशिया को यूरोप की सीमा से अलग करता है। यूराल पर्वत जो है एशिया को यूरोप की सीमा से अलग करता है। तो आप कह सकते हैं यूराल पर्वत जो है एशिया को यूरोप से अलग करता है। विश्व का सबसे नीचा स्थल कौन सा हो जाएगा? तो विश्व का सबसे नीचा स्थल जो है मृत सागर, यह भी एशिया का ही भाग है। विश्व का सबसे नीचा स्थल कौन सा हो जाएगा? तो आप कहेंगे मृत सागर है और यह एशिया का ही भाग है। आगे बात करते हैं। 35 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा मंडल का बाह्य ग्रह है? कौन सा मंडल का बाह्य ग्रह है? तो आप कहेंगे यह हो जाएगा शनि। ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही बताया गया है। आगे की बात करते हैं। देखिए और भी बताया गया, व्याख्या के रूप में बताया गया है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। अगर पूछा जाएगा पृथ्वी का उपग्रह कौन सा हो जाएगा, तो आप कहेंगे चंद्रमा जो है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। ठीक है। कह रहा आंतरिक या पार्थिविक ग्रह कौन कौन से हैं? तो बुध हैं, शुक्र हैं, पृथ्वी हैं, मंगल हैं। ठीक है। बाह्य या फिर जोवियर ग्रह किसे कहा जाता है? बृहस्पति को, शनि को, वरुण को और अरुण को भी कहा जाता है। और बातें करते हैं सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है? तो आप कहेंगे वह बुध है तथा सूर्य का सबसे निकटतम भी ग्रह है। सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन हो जाएगा? बुध हो जाएगा। और सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन हो? वह भी बुध है। बुध सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे कम समय लगाता है। बुध जो ग्रह है सूर्य की चारों तरफ से घूमने में उसको जो समय लगता है टोटल 88 दिन का समय लेता है। आगे की बात करते हैं। कह रहा है कि शुक्र को सांझ का तारा तथा भोर का तारा भी कहते हैं। शुक्र जो तारा है इसे सांझ का तारा या फिर भोर का तारा भी कहते हैं। शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। शुक्र जो है तारा है इसे पृथ्वी की जो है जुड़वा बहन भी कहते हैं। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। इसका यह रंग जो है आयरन ऑक्साइड के कारण जो है लाल होता है। जो लाल ग्रह है उसका रंग जो है लाल क्यों होता है? तो आप कहेंगे आयरन ऑक्साइड के कारण उसका रंग जो है लाल होता है। कह रहा है कि शुक्र सूर्य एवं चंद्रमा के बाद तीसरा सबसे बड़ा चमकीला खगोलीय पिंड है। शुक्र सूर्य एवं चंद्रमा के बाद तीसरा सबसे बड़ा चमकीला खगोलीय पिंड है। ठीक है। आगे की बात कर रहे हैं। कह रहा है कि मकर संक्रांति उत्तरायण की शुरुआत प्रतीक है, यह कब मनाई जाती है? तो आप कहेंगे मकर संक्रांति जो मनाई जाती है यह 14 जनवरी को मनाई जाती है। ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे की बात करते हैं। देखिए 37 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा यस आकार का महासागर है? यस आकार का कौन सा महासागर है? कुछ इस प्रकार का प्रशांत महासागर है, अटलांटिक महासागर है, हिंद महासागर है या फिर आर्कटिक महासागर है? तो आप कहेंगे यस आकार का जो महासागर है वह कौन सा हो जाएगा? अटलांटिक महासागर यस आकार का महासागर है। ठीक है। तो आप कह सकते हैं ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही बताया गया है। आगे की बात करते हैं। 38 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है कि विश्व के जल संसाधनों में भारत का अंश कितना है? विश्व के जल संसाधन में भारत का अंश कितना है? भारत का हिस्सा कितना है? तो आप कहेंगे केवल 4% है। ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें बताया गया है कि महासागरीय जल का अधिकतम तापमान दोपहर 2 बजे से और न्यूनतम तापमान सुबह 5 बजे रहता है। महासागर का जो जल का अधिकतम तापमान सबसे ज़्यादा गर्म कब होता है? तो आप कहेंगे 2 बजे। और सबसे ठंडा कब रहता है? तो आप कहेंगे सुबह 5 बजे। ठीक है। सागरीय जल का अधिकांश तापमान अगस्त में और न्यूनतम कब होता है? तो आप कहेंगे फरवरी में। सबसे ज़्यादा गर्म जो समुद्र का पानी है तो कब होता है? तो आप कहेंगे अगस्त के महीने में। और सबसे ठंडा कब होता है? तो आप कहेंगे फरवरी के महीने में।
कह रहा है कि सारगैसो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। पूछ लिया जाएगा सारगैसो सागर जो है वह कहाँ स्थित है, तो आप कहेंगे अटलांटिक, उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। सारगैसो की बात करते हैं तो सारगैसो कहा जाता है, उसका अर्थ होता है घास होता है। सारगैसो एक पुर्तगाली शब्द है जिसका अर्थ होता है घास। तो घास वाला सागर कहाँ है, तो आप कहेंगे उत्तरी अटलांटिक में है। 39 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है कि पृथ्वी के एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह की पहचान कीजिए। पृथ्वी के एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह की पहचान करना है तो कौन सा हो जाएगा प्राकृतिक उपग्रह, तो आप कहेंगे वह चंद्रमा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी वाले में दिया गया है। आगे की बात करते हैं। देखिए 40 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है पवनों का देश कहे जाने वाले देश की पहचान करिए। पवनों का देश किसे कहा जाता है, हवाओं का देश किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे डेनमार्क को कहा जाता है हवाओं का देश कहते हैं। आगे बात करते हैं। देखिए व्याख्या के रूप में बताया गया है यूक्रेन को विश्व का अन्न भंडार या फिर रोटी की डालियाँ कहते हैं। रोटी की डालियाँ किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे यूक्रेन को जो है रोटी की डालियाँ कहा जाता है। इटली को यूरोप का भारत कहते हैं। ठीक है, इटली जो है यह यूरोप में भारत के नाम से जाना जाता है। यूरोप की बात करते हैं, इटली को यूरोप का भारत कहते हैं। जैसे एशिया भारत में है तो आप कहेंगे यूरोप में इटली को भारत कहते हैं। फिनलैंड को बात करते हैं तो इसे झीलों का देश कहा जाता है। किसे, फिनलैंड को। नॉर्वे या फ्योर्ड तटों का देश कहा जाता है। नॉर्वे को फ्योर्ड तटों का देश कहते हैं। स्विट्जरलैंड को यूरोप का खेल मैदान कहते हैं। स्विट्जरलैंड को यूरोप का खेल मैदान कहते हैं। पूछा जाएगा यूरोप का खेल मैदान कौन सा देश है, तो आप कहेंगे स्विट्जरलैंड है। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। फ्रांस को लघु यूरोप के नाम से भी जाना जाता है। कह रहा है वे ज्वालामुखी जो बहुत लंबे समय से उद्गारित नहीं हुए हैं लेकिन भविष्य में उद्गारित हो सकते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है। जो ऐसे ज्वालामुखी कौन होते हैं जो काफ़ी लंबे समय से विस्फोट नहीं हुए हैं लेकिन विस्फोट होने की संभावना बनी रहती है, तो आप कहते हैं उसे कहा जाता है, किस नाम से जाना जाता है, तो आप कह सकते हैं उसे कह सकते हैं आपका सक्रिय प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं जो कभी भी विस्फोट हो सकते हैं। आगे बात करते हैं। 42 नंबर का प्रश्न पूछा गया है कि प्राकृतिक भूकंप पृथ्वी की किस परत में होते हैं। प्राकृतिक भूकंप पृथ्वी की किस परत में आते हैं, तो आप कहेंगे मध्यमंडल में, आंतरिक कोर में, या फिर स्थल मंडल पर, या फिर दुर्बलता मंडल पर। दुर्बलता मंडल कौन होता है भाई, तो आप कहेंगे कि प्राकृतिक भूकंप पृथ्वी की स्थल मंडल पर आते हैं। ऑप्शन सी वाला जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे की बात करते हैं। देखिए 143 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है कि उत्तर पूर्वी पवनें कहाँ से उत्पन्न होती हैं। उत्तर पूर्वी जो हवा है वह कहाँ से उत्पन्न होती हैं। जो उत्तर पूर्व की हवा होती हैं वह उत्पन्न होती हैं आपके उत्तरी गोलार्ध के उष्णकटिबंधीय उच्च दाब कटिबंधी से। तो आप कह सकते हैं किस ऑप्शन में दिया गया है, उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध के उपोष्ण कटिबंधीय, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी वाला जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आप कह सकते हैं सी वाला बिल्कुल सही है। आगे की बात करते हैं अगले प्रश्न की। देखिए अब 44 नंबर का प्रश्न पूछा गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा हो जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो आप कहेंगे वह कौन सा हो जाएगा, भूटान हो जाएगा। ठीक है, व्याख्या के रूप में बताया गया है भूटान से 4 भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं। असम है, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश। यह 4 भारतीय राज्य हैं जो कि भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं। भूटान की राजधानी की बात करते हैं तो थिम्पू है। भूटान को लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन के नाम से भी जाना जाता है। भूटान को लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन के नाम से भी जाना जाता है। आगे की बात करते हैं। 145 नंबर का प्रश्न है, आपसे पूछा गया है कि एल नीनो एक ऐसी घटना है जिससे हर 2 से 5 साल में तट से गुजरने वाली ठंडी हवा के स्थल पर गर्म महासागरीय धारा बहती है। प्रश्न कह रहा है यल नीनो जो एक धारा है,
एक ऐसी घटना है जिसमें हर 2 से 5 वर्ष में तट से गुजरने वाली ठंडी धारा के स्थान पर गर्म महासागरीय धारा बहती है। तो कहाँ हो जाएगी? तो आप कहेंगे पेरू में। ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही है। आगे की बात करते हैं। 46 नंबर का प्रश्न है, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी एक कायांतरित चट्टान है? कायांतरित चट्टान कौन सा है? तो आप कहेंगे कायांतरित चट्टान की बात किया गया है तो यह हो जाएगा क्वार्टरजाइट होता है। कौन होता है? क्वार्टरजाइट होता है। ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही है, यह कायांतरित चट्टान है। आगे की बात करते हैं। देखिए, व्याख्या के रूप में बताया गया है कायांतरित चट्टाने के उदाहरण कौन से होते हैं? स्लेट, संगमरमर होते हैं और क्वार्टरजाइट आदि के नाम से भी जाना जाता है। बलुआ पत्थर एक खंडित तलछटी चट्टान है। कौन सा हो जाएगा? बलुआ पत्थर कैसा है? तो आप कहेंगे खंडित तलछटी चट्टान है तथा एक अवसादी चट्टान भी है। ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। ग्रेनाइट किसका उदाहरण है? तो आप कहेंगे आग्नेय चट्टान का एक उदाहरण है। 47 नंबर का प्रश्न है, आपसे पूछा गया है सूर्य पृथ्वी से लगभग कितना किलोमीटर दूरी पर है? सूर्य जो है पृथ्वी से लगभग 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। आगे की बात करते हैं। देखिए, इसमें बताया गया है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग 8 मिनट 20 सेकंड में पहुंचता है। सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी पहुंचने में समय जो लगता है 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। प्रकाश मंडल का वह बाहरी भाग जो केवल सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता हो उसे क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे उसे कोरोना या फिर किरीट भी कहा जाता है। ठीक है, जो प्रकाश का बाहरी भाग होता है सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है उसे कोरोना कहते हैं। सूर्य की वर्तमान आयु कितनी वर्ष पुराना है? तो आप कहेंगे वह 4.7 अरब वर्ष पुराना है। आगे कह रहा है कि गर्म महासागरीय धाराएं किसके निकट उत्पन्न होती हैं और ध्रुवों और गतिमान होती हैं? ठीक है, कह रहा है कि गर्म महासागरीय धाराएं किसके निकट उत्पन्न होती हैं और ध्रुवों की और गतिमान होती हैं? तो आप कहेंगे यह जो उत्पन्न होती हैं अगर बात करते हैं तो यह भूमध्य सागर की, कहाँ? भूमध्य रेखा में, भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं और ध्रुवों और गतिमान होती हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं कि 49 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण की एक विधि है? मृदा संरक्षण की एक विधि कौन सी हो जाएगी? शेल्टर बेल्ट या फिर इंटरक्रॉपिंग? आप कहेंगे सीढ़ीदार खेती बनाना, यह हो जाएगा मृदा संरक्षण की एक विधि हो जाएगा। ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, व्याख्या के रूप में बताया गया है मृदा संरक्षण से तात्पर्य उन विधियों से है जो मृदा को अपने स्थान से हटाने से रोकती हैं, अर्थात मृदा को बहने से रोकती हैं। मृदा संरक्षण की विधियां कौन कौन से होती हैं? वनों की रक्षा करना, वृक्षारोपण करके, बांध बनाकर, भूमि उद्धार करके, बाढ़ नियंत्रण और सीढ़ीदार खेती बनाना आदि होते हैं। ठीक है, मृदा बहने से उसे रोका जा सकता है। कैसे, किस प्रकार से रोका जा सकता है? आप कहेंगे या तो वृक्ष लगाकर रोकिए या फिर आप बांध बनाकर रोकिए या फिर भूमि उद्गार के या फिर सीढ़ीदार खेती करके। 50 नंबर का प्रश्न है, कह रहा निम्नलिखित में से कौन श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा है? श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा कौन सी हो जाएगी? तो आप कहेंगे श्रीलंका की जो आधिकारिक भाषा है सिन्हली है। ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। कह रहा है देश की प्रमुख राजभाषाएं अगर पूछा गया जोंगखा कहाँ की है? जोंगखा कहाँ की है? तो आप कहेंगे भूटान की। इजराइल की भाषा क्या है? हिब्रू भाषा है। देखिए, 51 नंबर का प्रश्न है लेब्राडोर सागर और भूमध्य सागर किस महासागर का हिस्सा है? लेब्राडोर सागर और भूमध्य सागर जो हिस्सा है यह अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे की बात करते हैं। 52 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है कि प्यूटोरिको खाई निम्नलिखित में से किस महासागर में पाई जाती हैं? प्यूटोरिको जो खाई है यह कहाँ पाई जाती है? तो आप कहेंगे यह पाई जाती है अटलांटिक महासागर में। प्यूटोरिको खाई कहाँ पाई जाती हैं? अटलांटिक महासागर में पाई जाती हैं। देखते हैं व्याख्या में क्या दिया गया है। व्याख्या में दिया गया है मरियाना ट्रेंच पृथ्वी का सबसे गहरा गर्त कौन सा हो जाएगा? सबसे गहरी खाई कौन सी हो जाएगा? तो आप कहेंगे मरियाना की खाई। ठीक है, मरियाना की खाई फिलीपींस के पूर्व में स्थित है। आगे बताया गया है
153 नंबर के प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का एक पारंपरिक स्रोत है? ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत कौन सा हो जाएगा? तो आप कहेंगे इन चारों ऑप्शन में से कह देंगे कोयला जो है यह ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है। ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए कह रहा है कि ऊर्जा एक पारंपरिक स्रोत कोयला है, और कह रहा है पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत के उदाहरण कौन कौन से हो सकते हैं। देखिए एक होता है पेट्रोलियम, दूसरा लकड़ी से, चारकोल से, सूखा गोबर से ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है, खनिज से और प्राकृतिक गैस से। ठीक है, आगे की बात करते हैं। देखिए 54 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है, कह रहा है नहर की एक जलग्रीवा जहां पानी को बलपूर्वक उत्थान द्वारा भूमि के ढलान की विपरीत दिशा में प्रवाहित किया जाता है उसे क्या कहते हैं? जहां नहर का जो जलग्रीवा होता है, चैनल, जहां पानी को बलपूर्वक रोक कर उसके जो है उत्थान भूमि के ढलान की विपरीत दिशा में, अर्थात जिस बगल पानी जाना चाहिए उधर नहीं, विपरीत दिशा में बहाना पानी को, तो आप उसे क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे उसे जो कहा जाता है उत्थान प्रणाली कहा जाता है, उत्थापन प्रणाली कहा जाता है, विपरीत दिशा में पानी को बहाना। आगे बात करते हैं 54 के बाद 55 नंबर का देखते हैं प्रश्न। देखिए 55 नंबर के प्रश्न में पूछा गया कि किस श्रेणी को ऊपरी एशिया की रीढ़ कहते हैं? ऊपरी एशिया की रीढ़ कहते हैं किस पर्वत को कहते हैं? तो आप कहेंगे काराकोरम जो पर्वत है इसे ऊपरी एशिया का रीढ़ कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे की बात करते हैं। इसमें कह रहा है आपसे कि समुद्री निकायों और समुद्र में पानी होता है, समुद्री निकायों और समुद्र में पानी कैसा होता है? खारा होता है, कड़वा होता है, खट्टा होता है, मीठा होता है? तो आप कहेंगे समुद्र का जो पानी होता है वह खारा होता है। ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। कह रहा है समुद्री निकायों और समुद्र का पानी खारा होता है क्योंकि इसमें लवण पाए जाते हैं। खारा होने का क्या कारण है? क्योंकि समुद्र में जो है लवण पाए जाते हैं, अर्थात नमक के मात्रा पाई जाती है। सोडियम और क्लोराइड जो नमक बनाते हैं और इस समुद्र में कई सालों तक वहीं जमा रहते हैं, इसलिए पानी खारा होता है। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। 57 नंबर का प्रश्न है। देखिए 57 नंबर के प्रश्न में कह रहा है कि हमारे सौरमंडल के बाहर निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा ग्रह है जो आमतौर पर हमारी आकाशगंगा में किसी अन्य तारे की परिक्रमा करता है? कह रहा है कि हमारे सौरमंडल के बाहर निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा ग्रह है जो आमतौर पर हमारी आकाशगंगा के किसी अन्य तारे की परिक्रमा करता है? तो वह कौन सा हो जाएगा? तो आप कहेंगे वह है एक्सोप्लैनेट है। कौन है? एक्सोप्लैनेट आपके ऑप्शन डी वाले में दिया गया है, तो आप कह सकते हैं कि डी वाला बिल्कुल सही है। आगे की बात करते हैं। देखिए 58 नंबर का प्रश्न है कि किस प्रकार की मिट्टी में पानी की अधिकतम मात्रा बनी रहती है? किस प्रकार की मिट्टी में पानी की अधिकतम मात्रा बनी रहती है? तो आप कहेंगे चिकनी मिट्टी जो होती है यह पानी को अधिक समय तक लिए रोक कर रखती है। चिकनी मिट्टी से पहले काली मिट्टी सबसे ज़्यादा पानी को धारण करती है, उसके बाद जो होती है चिकनी मिट्टी होती है। देखिए व्याख्या के रूप में देखते हैं। व्याख्या के रूप में देखिए बताया गया है, कह रहा है कि पानी की सबसे अधिकतम मात्रा काली मिट्टी में विद्यमान होती है। सबसे ज़्यादा पानी धारण करने वाली कौन मिट्टी होती है? तो आप कहेंगे काली मिट्टी होती है। काली मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी के बाद चिकनी मिट्टी में पानी अधिकतम होता है। ठीक है, किस मिट्टी में पानी धारण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है? तो आप कहेंगे काली मिट्टी। काली मिट्टी के बाद जो होती है चिकनी मिट्टी होती है। कह रहा है जिस फसल को उगाने के लिए अधिक पानी की आवश्यकता होती है, जैसे कि धान की खेती अधिकतर जो है काली मिट्टी या फिर चिकनी मिट्टी में की जाती है। 59 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है कि महावेली गंगा की सबसे लंबी नदी है। महावेली गंगा जो है किस देश की सबसे लंबी नदी है? तो आप कहेंगे श्रीलंका की जो है महावेली गंगा सबसे लंबी नदी है। आगे की बात करते हैं। 60 नंबर का प्रश्न है और आज का लास्ट प्रश्न है। देखिए कह रहा है कि अरब सागर का कौन सा द्वीपीय देश भारत का पड़ोसी है? अरब सागर का कौन सा द्वीपीय देश है भारत का पड़ोसी है? मालदीव, इंडोनेशिया, श्रीलंका, म्यांमार? तो आप कहेंगे मालदीव जो हो जाएगा अरब सागर का द्वीपीय देश भारत का पड़ोसी है। ठीक है,
व्याख्या में बताया गया है दक्षिण में समुद्र पार हमारा पड़ोसी देश मालदीव है, जो लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। यह अरब सागर में स्थित है। मालदीव अरब सागर में स्थित है। पूछ लिया जाएगा कि मालदीव जो है किस सागर में स्थित है, तो आप कहेंगे अरब सागर में स्थित है। मालदीव के 1200 प्रवाल द्वीपों से केवल 202 द्वीपों पर ही निवास करते हैं। कितने द्वीप जो हैं मालदीव के कितने द्वीप हैं, तो आप कहेंगे टोटल 1200 द्वीप हैं, जिसमें से 202 द्वीप पर मानव निवास करते हैं। तो आप कहेंगे क्या हो जाएगा, मालदीव में कुल टोटल कितने द्वीप हो जाएंगे, तो आप कहेंगे 1200 द्वीप हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आज का प्रश्न यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।